हेलो, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी का स्कैन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे और आप देख रहे हैं स्कैन न्यूज़। तो चलिए आज का ये सफ़र हम लोग शुरू करते हैं कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ के साथ। ये पॉलिटिकल न्यूज़ जो कुछ राजस्थान से और कुछ बिहार से आ रही है। राजस्थान में हो रहे पॉलिटिकल डेडलॉक के बारे में और बिहार में होने वाले जो असेंबली एक कैबिनेट मीटिंग है उसके बारे में। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि जो एक बढ़िया न्यूज़ आ रही है कि कश्मीर में उगाए जाने वाले केसर को जो है जीआई टैग मिल गया है। इस बारे में इस न्यूज़ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और पॉलिटिकल न्यूज़ के साथ। राजस्थान के पॉलिटिकल सिनेरियो से तो अभी लगता है जैसे कि सभी कोई चिर परिचित है। जहां पर वहां के सीएम एक असेंबली सेशन करवाना चाहते हैं फ्लोर टेस्ट के लिए, तो वहीं जो वहां के गवर्नर हैं मिस्टर कालराज मिश्रा, वो जो है ये असेंबली मीटिंग बुलाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये जो पॉलिटिकल डेडलॉक है ये फिर से न्यूज़ में है एक बार, क्योंकि गहलोत की सरकार का कहना है कि गवर्नर जो है वो नहीं रोक सकते हैं असेंबली मीटिंग को होने से, अपने पावर्स का मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं और वो जो है बाउंड हैं आर्टिकल 174 के अकॉर्डिंग, और उन्हें ये मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट के एक केस का ये जजमेंट भी रहा है जुलाई 13, 2016 में, जब नबाम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर केस में सुप्रीम कोर्ट ने के जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसने ये जजमेंट पास किया था कि गवर्नर मस्ट अबाइड बाय द एड ऑफ द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट टू हेल्ड द असेंबली एंड ही कैन नॉट एम्प्लॉय हिज डिस्क्रिशन। तो इस जजमेंट को रेफरेंस रखते हुए जो सीएम गहलोत है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि गवर्नर कालराज जो है वो बाउंड हैं आर्टिकल 174 के अकॉर्डिंग और उन्हें असेंबली बुलानी ही पड़ेगी, उन्हें फ्लोर टेस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक वहीं बिहार में भी कुछ आर्टिकल 174 को लेकर के जो है एक न्यूज़ आ रही है कि हाल फिलहाल में जो वहाँ पर असेंबली होनी है, मीटिंग होनी है, असेंबली मीटिंग, वो जो है वो उनकी प्रिस्क्राइब्ड प्रीमाइसेस में नहीं होनी है। मतलब जो उनका ऑफिस है, जो उनका हाउस है, वहाँ पर ये मीटिंग ना हो करके कहीं और किसी और जगह पर ये मीटिंग होनी है। अब ये दोनों ही जो केसेस हैं, दोनों ही जो ये न्यूज़ है, खबरें हैं, वो आर्टिकल 174 से कैसे रिलेटेड है ये हम जान लेते हैं। क्या है आर्टिकल 174 और वो इन दोनों ही केसेस को कैसे डील कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 174 है उसमें 2 क्लॉज हैं। पहला क्लॉज जो है वो कहता है कि द गवर्नर shall from time to time summon the house or each house of legislature of the state to meet at such time and place as he thinks safe and fit, and between the last meeting of one session and the scheduled first meeting of this next session there should not intervene a period of 6 months। यानी कि ये केस जो है, ये क्लॉज जो है सब आर्टिकल 174 का क्लॉज 1 जो है ये हमारे बिहार वाले केस को पूरी तरह जस्टिफाई कर रहा है, जहां हम देख रहे हैं कि जो मीटिंग होने वाली है वो अपने शेड्यूल्ड प्रीमाइसेस में ना होकर के, अपने ऑफिस में ना होकर के कहीं और होने वाली है। तो जैसा कि साफ साफ इस क्लॉज में लिखा है कि जैसा कि गवर्नर सेफ और सही समझे उस हिसाब से वो मीटिंग कहीं भी बुला सकता है। और इन जो 2 मीटिंग्स होंगी, एक सेशन की आखिरी मीटिंग और अगले सेशन की जो पहली मीटिंग होगी, इन मीटिंग्स के बीच 6 महीने का फर्क नहीं हो सकता। 6 महीने से ज़्यादा या 6 महीने का फ़र्क नहीं हो सकता है। तो ये कम्प्लीटली नेचुरल है, कम्प्लीटली सही है, करेक्ट है कि कहीं भी मीटिंग कंडक्ट की जा सकती है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं अगला क्लॉज, आर्टिकल 174 का क्लॉज नंबर 2। इसके अंदर 2 सब क्लॉज हैं जो कि कहता है कि द गवर्नर मे फ्रॉम टाइम टू टाइम, सब क्लॉज नंबर 1, प्रोरोग द हाउस और आइदर हाउसेज, और सब क्लॉज नंबर बी, डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहां हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर गवर्नर जो है वो असेंबली नहीं बुला रहे हैं इवन दो कैबिनेट के सजेशन पे, तो वो काइंड ऑफ मिसयूजिंग हिज पावर हो गया, क्योंकि साफ साफ जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और ये क्लॉज साफ कहता है कि
गवर्नर जो है उन्हें मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी अगर असेंबली ऐसा डिमांड कर रही है, अगर हाउसेज कैबिनेट ऐसा प्रपोज कर रही है तो उन्हें मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी। और अगर वो किसी रीज़न से मीटिंग नहीं बुला रहे हैं तो ये काइंड ऑफ मिसयूज ऑफ हिज पावर हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे न्यूज़ की ओर, जो एक बार फिर से काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। कश्मीर में पाए जाने वाले, उगाए जाने वाले, कश्मीर में जिसकी खेती की जाती है केसर यानी कि सैफरॉन, केसर को जो है GI टैग मिल चुका है। जी हाँ, GI टैग, जिसे कि हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी कहते हैं। अब ये GI टैग क्या होता है और इसके सैफरॉन को, जो केसर को GI टैग मिल जाने से क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम ज़रा डिटेल्स में समझते हैं। तो GI टैग जो है, जैसा कि इसका नाम बताता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग, ये किसी भी आर्ट यानी कि कलाकृति या किसी चली आ रही कला या किसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या किसी भी तरह की चीज़ को या किसी ट्रेडिशन को GI टैग दी जाती है जो कि किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया को सिग्निफाई कर सके। तो एक तरह से समझें तो ये GI टैग जो है काइंड ऑफ सर्टिफिकेट हो गया, एक सर्टिफिकेट जो किसी पर्टिकुलर टाउन या किसी सिटी या किसी स्टेट या किसी कंट्री में पाए जाने वाले किसी स्पेसिफिक चीज़ को प्रोवाइड कर दी जाती है कि ये सर्टिफिकेट, दिस इज टू सर्टिफाई दैट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट एग्जिस्ट्स एंड थ्राइव्स ओनली इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि वो उस ज्योग्राफी का एक हिस्सा है, वो उस ज्योग्राफी को सिग्निफाई करता है। GI टैग जो है वो एक तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक कंपोनेंट है, एक हिस्सा है। IRP यानी कि ये जो पेरिस कन्वेंशन है, पेरिस कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इसके अंदर जो है ये IRPs रजिस्टर होते हैं और ये GI टैग्स जो है उन्हीं का एक हिस्सा है और ये जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO द्वारा गवर्न की जाती है। अब इस GI टैग्स के फ़ायदे क्या क्या हैं? जी हाँ, बहुत सारे फ़ायदे हैं इस GI टैग्स के। GI टैग का मिलना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जो गुड्स हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं, उस प्रोडक्ट को अगर GI टैग मिल जाता है तो इसका मतलब है कि उसे एक तरह का लीगल प्रोटेक्शन मिल गया है, यानी कि सिर्फ रजिस्टर्ड यूज़र्स ही इस्तेमाल कर सकेंगे उन प्रोडक्ट्स का। वो जो है कोई भी अनऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन या अनऑथराइज्ड पीपल उस प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं कर सकेंगे, जिसके कारण जो है कंज्यूमर्स जो कि उन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे उन्हें भी एश्योरिटी मिलेगी कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो GI टैग के साथ आता है ये अच्छी क्वालिटी का है और अच्छी जगह से आ रहा है और अच्छे कंपनी के थ्रू आ रहा है और ये फेक नहीं है और वो ज़्यादा इंश्योर हो सके। साथ ही साथ ये जो GI टैग है वो लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिर जो लोग उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं उन्हें उस प्रोडक्ट का सही कीमत रियलाइज़ कर पाने में हेल्प करेगा। GI टैग मिल जाने के बाद जो है प्रोडक्ट की कीमत, ये मांग जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में ही काफ़ी बढ़ जाती है। सबसे मज़े की बात तो ये है कि अगर GI टैग किसी प्रोडक्ट को या किसी हैंडीक्राफ्ट को मिलता है तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो वहाँ की लोकल अथॉरिटी को होता है। अब जो हम कश्मीर की बात कर रहे थे, कश्मीर का जो ये प्रोडक्ट है केसर, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में कश्मीर में ही केसर की खेती होती है और हालांकि ये खेती जो है पिछले सालों में इसमें काफ़ी गिरावट भी आई है। जैसे कि 2018 का अगर डेटा देखें तो जहां 18 टन की खेती होती थी वहां वो घट कर के सिर्फ 5.8 टन के आसपास रह गया है, जो कि नियर अबाउट 65% का जो है डिक्रीज़ है प्रोडक्शन में। तो इससे एक और मज़ेदार सवाल उठ कर के सामने आता है कि इंडिया का सबसे पहला प्रोडक्ट क्या था जिसे GI टैग मिला था? जी हाँ, दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी इंडिया का पहला प्रोडक्ट था जिसे कि GI टैग मिला था वर्ष 2013 में। तो चलिए इसी के साथ हम हमारा आज का ये न्यूज़ यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन हम आपसे मिलते रहेंगे और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मज़ेदार खबरें रोज़ आपके पास लेकर आते रहेंगे, रोज़ शाम के 8 बजे। तो आपको क्या करना है आपको पता ही है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है ताकि हम जैसे ही नया कोई वीडियो लेकर आएँ वो सीधे आपके नोटिफिकेशन में पहुँच जाए। तो हम आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।